बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस के हवाले से कि जो डेटाबेस है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस पर्पस उसका एक्चुअल में क्या है, क्यों बिल्ड की जाती है और इसके क्या पर्पसेस होते हैं ऐसे जो कि लाजमी तौर पर फुलफिल होने चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेटाबेस के और वो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है डेटा इंटीग्रेशन, दूसरा है डेटा इंटेग्रिटी और तीसरा है डेटा इंडिपेंडेंस। तो इनको थ्री आईज ऑफ डेटाबेस भी कहा जाता है। थ्री आईज क्यों? आईज ई वाई, ई वाला आईज नहीं, आई जो कि ये वाला आई है, इनको थ्री आईज क्यों कहते हैं? इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आई मीन इंटीग्रेशन, आई मीन इंटेग्रिटी, आई मीन इंडिपेंडेंस। तो ये जो तीन आई है ये एक्चुअल के अंदर डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इनको हम वन बाय वन शुरू कर लेते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है डेटाबेस का वो होता है इंटीग्रेशन। Data integration. Integration means the process in which the heterogeneous type of data is extracted, amalgamated, and presented in a unified form. अब इस बात को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन का लफ्ज़ ही मतलब होता है एक जगह पर ले आना, इंटीग्रेट कर देना, एक जगह इकट्ठा कर देना उसको। तो इंटीग्रेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ द डेटा। हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा मीन्स क्या मतलब है उसका? कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, कोई किसी और फॉर्म के अंदर है, दूसरा किसी और फॉर्म के अंदर है, यानी उसका टाइप डिफरेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि जहां पे वो डेटा है वहां से आप उसको लोगे। अमलगमेटेड, उसको एक साथ उसको जोड़ा जाता है। जोड़ने से क्या बनाते हैं? उसको एक प्लेस के ऊपर लाया जाता है। एंड प्रेजेंटेड, और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है किस तरह? इन अ यूनिफाइड फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। यूनिफाइड फॉर्म से मुराद ये नहीं कि उनको सारों की फॉर्म एक जैसी हो जाती है। यूनिफाइड फॉर्म का मतलब है कि उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर जो कि बेहतर लगे, जो कि जिस फॉर्म के अंदर आपके पास एक पूरा, यानी जब भी वो मुख्तलिफ किस्म का डेटा आपको एक जो है वो आर्टिकल या एक आपके पास पेज के ऊपर या एक रिपोर्ट के ऊपर प्रेजेंट किया जाए तो वो एक मीनिंगफुल मैसेज आपको दे, ये है यूनिफाइड फॉर्म। यूनिफाइड फॉर्म मीन मीनिंगफुल डेटा। Data integration is the capability of the database to extract the data from the different physical locations. एक तो इसने उसको extract कर रहा है and present them in a single logical location. मुख्तलिफ लोकेशन से वो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वहां से एक्सट्रैक्ट करेगी और एक सिंगल लॉजिकल लोकेशन के ऊपर उसको प्रेजेंट करेगी। Thus a database can provide a centralized record of the different डेटा, यानी जो मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है उसका जो सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन। और अब जो नेक्स्ट है वो है डेटा इंटेग्रिटी। तो उसके अंदर हम बात करते हैं, एक्चुअल में ये वन है जो ऊपर वन आ रहा है और ये नीचे टू है। अब बात आती है डेटा इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी क्या होता है कि डेटा बिल्कुल ठीक हो, उसके अंदर किसी तरह की एनोमली नहीं होनी चाहिए, किसी तरह को एरर नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, वो हेल्दी डेटा होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर। डेटा इंटेग्रिटी मींस द करेक्टनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन डेटाबेस, यानी जो करेक्टनेस होती है, जो कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी का मतलब है यानी डेटा जो है वो जो आपके पास रिक्वायर्ड है वही डेटा एक लोकेशन के ऊपर है, अननेसेसरी डेटा आपका वहां पर नहीं है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स of the database is to ensure the data integrity. Different integrity constraints कहते हैं रूल्स को, और different इसके अंदर constraints हैं are used to ensure the data integrity. इसके अंदर integrity constraints are the rules which are used for the protection of the database. जिनको database की protection जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको protect करना। और उसके बाद मस्ट नॉट बी वायलेटेड, यानी कॉन्स्टेंट से मुराद ये है कि ये ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जिसको आपको मस्ट फॉलो करना होता है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इन रूल्स को जो है वो आप वायोलेट नहीं कर सकते। तो ये है डेटा इंटेग्रिटी। अब इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि डेटा इंटेग्रिटी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं वो हम नीचे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेटा इंटेग्रिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द डेटा सिक्योरिटी। डेटा इंटेग्रिटी और है और डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि लगता है ऐसा है क्योंकि जो डेटा को प्रोटेक्ट करना, सेफ रखना, ये काम तो सिक्योरिटी का होता है, तो क्या जो डेटा इंटेग्रिटी है वो भी सिक्योरिटी है? नो, द डेटा इंटेग्रिटी एंड द डेटा सिक्योरिटी आर डिफरेंट। और वो किस तरीके से है कि इन अ सेंस दैट सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड यूजर, वेयर इंटेग्रिटी इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ डेटा इटसेल्फ।
यानी जो सिक्योरिटी होती है उसने क्या करना है कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। जबकि जो इंटेग्रिटी है उसका क्या मतलब है कि आपका जो डेटा है वो क्वालिटी डेटा है, उसके अंदर किसी तरह की कोई रिपीटनेस नहीं है, उसके अंदर कोई चीज आपके पास जो होती है वो अननेसेसरीली किसी जगह पर नहीं पड़ी, जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहां पड़ी हुई है, राइट डेटा एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम इज देयर, दैट इज द इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी इज ऑपोजिट ऑफ द डेटा करप्शन, यानी जहां डेटा करप्शन होगी वहां इंटेग्रिटी नहीं है, और जहां इंटेग्रिटी है वहां पे डेटा करप्शन नहीं है। तो करप्शन एंड इंटेग्रिटी आर द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ द डेटा लॉस। करप्शन के अंदर ये होता है कि डेटा जो है वो लॉस होता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डेटा इंटेग्रिटी कांस्टेंट। अब ये कुछ कांस्टेंट्स हैं जिसके अंदर पहला है डेटा एंटिटी इंटेग्रिटी, फिर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और फिर डोमेन इंटेग्रिटी। अब हम इनको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे जो है वो मूव करेंगे के लिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी, तो अब पहला है एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी हम किसे कहते हैं? एंटिटी इज एनीथिंग, अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट व्हिच यू आर कंसर्न्ड टू रिकॉर्ड अ डेटा इन द डेटाबेस। वो आपकी एक एंटिटी कहलाती है। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन वगैरह को स्टोर करने चाह रहे हैं, वो एक एंटिटी कहलाती है। एंटिटी इंटेग्रिटी अब क्या है? एंटिटी इंटेग्रिटी एंश्योर दैट a relation must have a primary key and the value of each cell of primary key should contain a unique value and should not have a null value। इस बात को आप समझ लें, असल में ये प्रिंसिपल है यहाँ का कि इंश्योर करता है कि रिलेशन का मतलब टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, एक टेबल के ऊपर एक प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की किसके ऊपर होती है? आपको पता है कि प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज के ऊपर जो है वो लगाई जाती है। एंड द वैल्यू ऑफ ईच सेल ऑफ द प्राइमरी की शुड कंटेन अ यूनिक वैल्यू। उसके ऊपर जो प्राइमरी आपके पास, जिसके ऊपर फील्ड के ऊपर जो प्राइमरी की आपने लगाई है, उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी। एंड शुड नॉट हैव अ नल वैल्यू, और लेकिन उसके अंदर जिसके ऊपर प्राइमरी की लगाई गई है उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी फील्ड नहीं होनी चाहिए। यानी एंटिटी इंटेग्रिटी इज दैट कि यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट अ फील्ड विद प्राइमरी की। पहली चीज है कि प्राइमरी की आपको एक फील्ड सेलेक्ट करनी है और वो होती है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर है तो रोल नंबर किसी का रिपीट नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 इस तरह अगर चल रहा है तो ये नहीं हो सकता कि किसी का रोल नंबर 2 है तो 2 किसी और का भी रोल नंबर हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर जो है प्राइमरी की लग सकती है। नेम पर प्राइमरी की नहीं लग सकती, अगर किसी का नाम जो है अफजल है तो अफजल किसी और बंदे का नाम भी हो सकता है, इसका मतलब नेम के ऊपर प्राइमरी की नहीं लगेगी। तो प्राइमरी की लगेगी आपके पास ऐसी फील्ड के ऊपर जहाँ पे यूनिक वैल्यूज है, अब उसके ऊपर प्राइमरी की तो लगी वो जरूरी रिलेशन के ऊपर। अब दूसरी चीज उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, यूनिक भी हो और उसके अंदर किसी तरह की कोई नल वैल्यू ना हो। यूनिक होगी तो ऑब्वियसली प्राइमरी लग सकती है, यूनिक नहीं है तभी तो प्राइमरी लग ही नहीं सकती। अब प्राइमरी लग गई, अब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। मींस कि ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट का नाम आपने लिख दिया लेकिन उसका रोल नंबर नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। जहां प्राइमरी की लगा दी जाती है तो उसका मतलब है कि अब आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय हैज एन एम्प्लॉय आईडी as 123 then the same ID cannot be assigned to another employee because of the primary key on the employee field ID। अब जो उसकी फील्ड है उसके ऊपर प्राइमरी की है तो इसका मतलब सेम आईडी किसी और का नहीं हो सकता। तो CNIC एक पर्सन का दूसरे पर्सन का CNIC नहीं हो सकता, जो कोड एक प्रोडक्ट का होता है वो दूसरे प्रोडक्ट का कोड नहीं हो सकता यूनिकनेस की वजह से। और ये होता है एंटिटी इंटेग्रिटी। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो रिलेशन है, जो एंटिटी है वो इंटेग्रिटी है, मतलब उसके अंदर क्या है कि किसी तरह की कोई रिपीटनेस नहीं है, कोई नल वैल्यू नहीं है, रिकॉर्ड जो है वो यूनिक है और अपडेटेड रिकॉर्ड्स हैं और उसके अंदर किसी तरह की कोई नल वैल्यू नहीं पाई जाती। ये एंटिटी इंटेग्रिटी कहलाती है और ये एक प्रिंसिपल है एंटिटी इंटेग्रिटी का। और इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटाबेस। इसको इंश्योर करना डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2 is the referential integrity. Referential integrity ensures relationship between the primary key and the foreign key between two related tables। एक रिलेशन होता है, यानी अब आपने ज्वाइन के बारे में शायद पढ़ा हो कि अब मैं चाहता हूं कि एक टेबल है आपके पास एकेडमिक का, एक टेबल है, चलिए हम 2 टेबल कंसीडर कर लें, एक क्रिकेट और फुटबॉल का। एक पर्सन जो है वो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। अब उसके अंदर क्या है कि अगर वो कॉलेज में रहेगा तो इसका मतलब है कि वो क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर है। अगर वो कॉलेज से एग्जिट कर जाए तो अगर आप उसका रिकॉर्ड जो है वो क्रिकेट वाले से रिमूव कर देते हो तो फुटबॉल से भी तो उसको रिमूव करना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली में कॉलेज में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो बंदा, वो है ही नहीं वहाँ पे। तो अब आप क्या है, ये तो 2 टेबल की मिसाल है। सोचो अगर उसका रिकॉर्ड है वो एकेडमिक हो, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड हो, बहुत सारे रिकॉर्ड हो और वो बहुत सारे टेबल्स के अंदर स्टोर है, तो अब आप क्या करोगे
कि एक एक करके उसको डिलीट करोगे वहां से जाके 10 या 12 या 15 टेबल है तो एक एक करके, और उसके अंदर चांसेस हैं कि पता नहीं किसमें से डिलीट हुआ किसमें से नहीं हुआ। अब इनको क्या कर दिया जाता है, आपस में लिंक कर दिया जाता है, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है, इनको रेफरेंस देकर आपस में मिला दिया जाता है। ज्वाइन क्रिएट करना इसको कहते हैं। उसमें क्या होगा कि आप एक में चेंज करोगे दूसरे टेबल्स के अंदर खुद ही चेंज हो जाएगा, यानी एक टेबल बन जाएगा पेरेंट टेबल जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी होगी, और बाकी जो दूसरे टेबल होंगे वो कैंडिडेट की कहलाते हैं, वो कैंडिडेट की उसको कहते हैं। दूसरे जो इंडिपेंडेंट टेबल होता है वो कैंडिडेट की रखते हैं। तो ये है इसके अंदर। तो अब इसमें देखें कि यहाँ से बात करते हैं कि इट स्टेट्स दैट आइदर ऑफ द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की। अब फॉरेन की मैंने आपको बता दी, फॉरेन की कौन सी है, जो डिपेंडेंट टेबल पे लगी हुई है। फॉरेन की मस्ट मैच द प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल और इट मस्ट बी नल, या तो खाली होगी। मतलब फॉर एग्जांपल कि जी फुटबॉल नहीं खेलता है बंदा, लेकिन एकेडमिक के अंदर वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब फॉरेन की नल हो सकती है लेकिन प्राइमरी नल नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू आर रिलेशन कॉल्ड जॉइन। इसको जॉइन के जरिए से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अ जॉइन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टेबल्स वाया द रिलेटेड डेटा वैल्यूज। उनकी डेटा वैल्यूज उसको रिलेट किया जाता है, और एक के ऊपर जो मेन टेबल है उसके ऊपर प्राइमरी और दूसरे के ऊपर फॉरेन की लगाई जाती है, और इसको क्या क्रिएट किया जाता है, जॉइन क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अ कस्टमर माइट बी जॉइंड टू ऑर्डर बाय मैचिंग द कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल एंड द ऑर्डर टेबल। यानी एक तरफ ऑर्डर टेबल है, एक तरफ कस्टमर टेबल है, तो उसको आपस में आप ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपको मैंने दूसरे एग्जांपल भी दे दिया, आपको मेरे ख्याल में समझ लगी होगा। मजीद हम इसके ऊपर डिटेल और नहीं डिस्कस करते, ताकि आगे टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया जा सके। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट है डेटा इंडिपेंडेंस, डोमेन इंटेग्रिटी। तीसरी इंटेग्रिटी जो है वो डोमेन इंटेग्रिटी है। अब डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन होता है यानी आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो, डोमेन का ही आगे रेंज आता है ना। डोमेन का मतलब होता है कि आपने गन्ने वाली मशीन देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर गन्ना दिया जाता है जूस निकालने के लिए, कभी माल्टा नहीं दिया जाएगा उसके अंदर, गाजर नहीं दे दी जाएगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसका इनपुट और है, उसके डोमेन और है। यानी आप इनपुट समझ लगे होगा कि आपने उसके अंदर जो भी एक रिलेशन है, जो भी एक आपके पास कोई भी पर्टिकुलर आप कह लो कि सिस्टम है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप इसको ये इनपुट दे सकते हो। दूसरा जो गाड़ी है, पेट्रोल वाली गाड़ी के ऊपर आप डीजल नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं आता। अगर उसको आप पानी नहीं आप दे सकते, पौधा है, पौधा वो पानी चाहिए उसको आप पेट्रोल दें कि ये तेजी से बढ़ेगा और बहुत तेज रफ्तारी से ऊपर जाएगा, है ना, तो जाएगा वो तेज रफ्तारी से, उसको पानी की जरूरत है, उसको खाद की जरूरत है। और आप कहें कि अच्छा पौधे को भी खाद मिलती है तो वो बहुत बेहतरीन किस्म का चमकता दमकता जो बेहतरीन होता है, तो गाड़ी को भी दिया जाए, तो इसका मतलब ये बेवकूफी वाली बात है ना। अगर हम ऐसा करें तो बेवकूफी वाली बात होगी। इसी तरीके से होता है कि एक सिस्टम होता है, उसको आपको कुछ इनपुट देना है, और वो इनपुट हर सिस्टम का वो सीन नहीं है। जैसे आप वॉइस कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो कीबोर्ड से नहीं हो सकती। कीबोर्ड की डोमेन और है, माउस की डोमेन और है, माइक की डोमेन और है, स्कैनर की डोमेन और है, बारकोड रीडर की और है, ओसीआर की और है, ओएमआर की और है। जैसे कि डिवाइसेस की अपनी डोमेन होती है, इसी तरीके से डोमेन इंटेग्रिटी आपको बात समझ लगी होगी कि डोमेन इंटेग्रिटी एंश्योर्स द पॉसिबल सेट ऑफ द वैल्यूज मस्ट बी इनपुट इन द फील्ड ऑन विच दिस कांस्टेंट इज अप्लाइड। जिसके ऊपर आपने कांस्टेंट अप्लाई किया उसके अंदर की ये वैल्यू आप दे सकते हैं, ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल आप सेट कर देते हो कि एक फील्ड है, इसके अंदर आपने नंबर एंटर करना है लेकिन 1 से 10 के दरमियान या 0 से 9 के दरमियान। मतलब आप इसका अगर 0 से 9 है तो इसके अंदर 10 आप नहीं दे सकते, और 0 के पीछे नेगेटिव भी नहीं दे सकते। तो ये आपने क्या कर दिया, उसकी डोमेन सेट कर दी। तो ये होती है डोमेन। अ डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सेम टाइप। फॉर एग्जांपल इफ यू सेट द इनपुट रेंज फॉर द फील्ड एज अ 1-5 यानी 1 से 5 तक, देन यू कांट एंटर अ वैल्यू लेस देन 1 और मोर देन 5। अब आपने रेंज सेट कर दी। आप अक्सर देखें, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके ऊपर लिखा होता है डेट, ठीक है, या आपके जो होता है एकेडमिक डेट, यानी आपने जो मैट्रिक है तो मैट्रिक कब किया, आपने इंटर कब किया, आपने ग्रेजुएशन कब की, उसका एक फॉर्मेट होता है जैसे डीडी, ठीक है, और उसके बाद एम और वाई इस तरह का भी लिखा होता है। अब इसका मतलब है कि आपको डेट पहले लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। अब आप पहले ईयर लिखे ना और फिर आप मंथ लिखे फिर डे लिखे, तो इसका मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ लगी? यानी एक फॉर्म, ये जो आपको फॉर्म के अंदर मिलता है इसी को कहा जाता है डोमेन इंटेग्रिटी, कि इन व्हाट फॉर्मेट यू हैव टू एंटर द वैल्यू इन टू अ पर्टिकुलर सिस्टम।
उसके अंदर किस तरह की आप वैल्यू एंटर कर सकते हो ये आप बताओगे उसको, ठीक है। अब उसके बाद ये बात को समझ लगी होगी। और कुछ होता है जहाँ पे आप इमेज आपको जो है वो अपलोड करना होता है, उसकी भी एक आपके पास एक साइज होता है कि आप जो है इसके अंदर 5 MB का या 8 MB का या 2 MB का या लेस देन जो है वो 1 MB होना चाहिए या लेस देन 200 KB होना चाहिए या इतना होना चाहिए। अब वो जो फॉर्मेट है ना उससे ज्यादा आप करोगे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसका मतलब उसी फॉर्मेट के अंदर। अब वहाँ इमेज लिखा हुआ है तो हम उसके ऊपर ऑडियो अपलोड नहीं कर सकते, बात समझ आ रही है। तो ये इसकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है, यानी जो जिसके लिए रिक्वायर्ड है उसके लिए वही कुछ होता है, हर एक के लिए हर जैसी चीज जो है वो उसको नहीं दी जा सकती। ये है, अब ये इंटेग्रिटीज है। अब जैसे ये असल में इंटेग्रिटी क्या है, ये असल में प्रिंसिपल है, तो जैसे ये प्रिंसिपल्स है तो इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। उसके बाद अब आ जाता है जी डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। डेटा इंडिपेंडेंस, अब देखिए इंडिपेंडेंस क्या चीज होती है, इंडिपेंडेंस हम किसको कहते हैं, यानी एक होता है डिपेंड करना, एक होता है इंडिपेंडेंट हो जाना। जब इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के अंदर ये होता है कि एक सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम है, ए सिस्टम और है और बी और है, ये इंडिपेंडेंसी। अब यहाँ में हमने देखना है कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या चीज है। देखें जी, डेटा इंडिपेंडेंस मीन सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब बस इतना याद रखना है कि एक तरफ डेटा है और एक तरफ एप्लीकेशन है। अब ये दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग हैं। अलग किस तरीके से, यानी आप यूं कह लो कि जो डेटा है ना उसका आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप कल का सॉफ्टवेयर उसका अपडेट कर दिया, सॉफ्टवेयर चेंज करके दूसरा ले आया तो आपका डेटा चेंज हो जाए। अगर इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर तो आपका वो जो डेटा है वो डिपेंडेंट है ओवर द एप्लीकेशन। डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी का डेटा लॉस्ट हो जाए, डेटा में कोई वेरिएशन आ जाए, उसके जो फॉर्मेट आपने बनाया था वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा इंडिपेंडेंसी आना चाहिए कि नया सॉफ्टवेयर करें भी सही तो उसके ऊपर पहले वाले को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटाबेस। डेटा इंडिपेंडेंस means that change in application program should not make a change in the data. एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आप चेंज करो, डेटा में चेंज नहीं आना चाहिए। द डेटा शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड दिस इंडिपेंडेंसी इज अचीवेबल थ्रू द डेटाबेस एंड दैट इज व्हाई दिस इंडिपेंडेंसी इज द ऑब्जेक्टिव। ये होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और ये था आज का हमारा टॉपिक और उम्मीद तो ये की जा सकती है कि आपको समझ लग गया होगा और ज्यादा बोरियत भी नहीं होगी, लेकिन उम्मीद ये भी किया जा सकती है कि आपको अच्छा ना लगा हो और बोरियत भी हुई हो। तो खैर अगर हुई भी है तो अब आपने उसको खुद देखना है। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बता दिया। एक है डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यानी डेटा को एक जगह पर लेके आना है, यानी फोकसिंग द डेटा डिफरेंट डेटा एट अ सिंगल पॉइंट, ये हम कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंट हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा को एक प्लेस के ऊपर एक फॉर्मेट के अंदर, एक यूनिफाइड फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करना, दैट्स द इंटीग्रेशन। इंटेग्रिटी क्या चीज होती है, करेक्टनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। करेक्टनेस कंसिस्टेंसी कैसी आती है, थ्रू द इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आती है। वो क्या क्या है, उसके बाद एंटिटी इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे इसके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो इसको रूल्स होते हैं, वो इसको ठीक करते हैं और वो उसको करेक्टनेस को एनफोर्स करते हैं और एंश्योर करते हैं इस चीज को। उसके बाद है डेटा इंडिपेंडेंस। और डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर क्या है कि डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होते हैं और ये आपस में एक नहीं है। और अगर आपको ये बात समझ लगी तो आपको फाइनली ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 आईज हैं। 3 आई से क्या मराद है, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव। बात याद रखें कि जब भी क्वेश्चन याद कराना है, अब जैसे ज्यादातर मैं ये समझता हूँ कि शायद ज्यादातर टीचर्स जो हजरात हैं, जो पढ़ाने वाले, वो ये वीडियो पूरी देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हजरात होंगे वो शायद पूरी ना देखें। तो जो असल मेरा पर्पस ही असल में टीचर को ट्रेन करना है कि जो पढ़ाने वाला बंदा है, जिसको इस बात की जरूरत है, जिसके मतलब जो नया पढ़ाने वाला है, नया पढ़ाने वाले से मना जो अभी फील्ड के अंदर आ रहा है, उसको जरूरत है कि क्या क्या टॉपिक कैसे पढ़ाया जाए, तो उसको ये जहन में रखना है कि किस तरीके से स्टूडेंट को गाइड करना है। उसका तरीका मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं। अगर आप अच्छा जो स्टूडेंट को याद कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा सीख जाए, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको 2 तरीके से डुअल लेकर चलें। डुअल प्रिंसिपल मैं पढ़ाता हूँ, उसके अंदर ट्रेनिंग का मेरा हिस्सा भी है, मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ सारे टीचर्स को, तो उसके अंदर मैं एक डुअल प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ टीचिंग का। वो ये होता है कि आप उसको 2 एंगल से देखो। 2 एंगल से देखना क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस कौन से हैं, और उसने बता दिया डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस। अब मैं उससे पूछूंगा दूसरे एंगल से कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, क्या चीज है, किसको आप कहोगे, तो वो कहते हैं डेटा जो इंडिपेंडेंस है ये ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस।
डेटा इंटेग्रिटी क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, और डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। बात समझ लगी होगी आपको कि एक है जैसे कि वन को इंग्लिश, वन जो है उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, तो वन को उर्दू में हम कहेंगे एक, तो एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन। बात समझ लगी, यानी एक उसको इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश भी आप उसको पूछे, दोनों एंगल से पूछिए इसको। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह अगर आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बाकी पढ़ाने वाला ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर जानता होता है, और जब आप फील्ड में इन होते हो, जब आप क्लास के अंदर लेक्चर दे रहे होते हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या जहाँ पे भी आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, उसके अंदर वहाँ पे पढ़ाने का जो एक जो तरीकाकार है, जो डिलीवर करने का होता है वे आउट, वो उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलना चाहिए। बैक से याद करके जाने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप उसके क्लास के अंदर होते हैं तो आप उसके माहौल के मुताबिक, और ये देखें कि जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो आपकी बात को कितने गौर से सुन रहा है, वो सुनना भी चाहता है या नहीं सुनना चाहता। मेरा बिल्कुल बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है, अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा होता तो मैं बात को उधर ही ठप देता हूँ और फिर मैं उनको बातों में लेके आता हूँ, ताकि उनकी सबसे पहले मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट हो। जब मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो तब मैं उनको कुछ पढ़ा पाऊंगा, तब मैं उनको कुछ डिलीवर कर पाऊंगा। अगर मैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाया अपने पास, यानी मैं कुछ बात कही जा रहा हूँ और वो पीछे किसी और ख्याल में लगे हुए हैं, सबसे पहले कनेक्ट करना जरूरी है। कम पढ़ाओ, कम पढ़ा लो, लेकिन उतना बढ़ा लो कि जिसके अंदर आपको लगे कि यार मैंने कुछ डिलीवर कर दिया। यहाँ पे ये होता है कि जी लेक्चर लगा हुआ है 40 मिनट का या 45 मिनट का या घंटे का, तो लेके आना है जी। अब उसके अंदर वो बेचारा क्या घंटे के अंदर लेक्चर है तो 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया, पीछे क्या करेगा, खड़ा रहेगा उधर। वो सबसे पहले भी कनेक्शन क्रिएट करो, सबसे पहले उनको इन्वॉल्व करना सीखो, वो पहले है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे, लोगों को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप जितना मर्जी पढ़ाते रहो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कनेक्ट द पीपल विद योरसेल्फ सो दैट दे लिसन यू, एंड देन स्टार्ट योर लेक्चर डिलीवरिंग व्हाटएवर यू वांट टू डिलीवर, तो वो हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी लाइक कर ले, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर ले डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।